अगर जज के बच्चे मारे होते, उनके किडनी गुर्दे बेचे होते तो क्या छोड़ देते उसे? ये सवाल आज भी 10 साल की ज्योति के माता पिता पूछ रहे हैं, जो साल 2006 में निठारी से लापता हो गई थी और फिर कभी वापस नहीं आई। जी हाँ, वही नोएडा सेक्टर 31 का निठारी इलाका, जिसके बारे में आपने आज से पहले भी सुना होगा। नोएडा के निठारी इलाके से साल 2006 में एक के बाद एक बच्चों और महिलाओं के लापता होने की खबरें आती हैं, जिन्हें शुरुआत में गंभीरता से नहीं लिया गया। फिर एक दिन अचानक वो मिला जिसने पूरे देश को हिला दिया। नालियों और बोरियों में कुछ बच्चों और महिलाओं के कंकाल, कपड़े और खिलौने। इनमें सभी बच्चे एक लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से थे। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, वैसे वैसे लाशों के निशान भी बढ़ते चले गए, जिसमें एक नहीं, दो नहीं, लगभग 16 से 19 कंकाल मिले। शरीर के अलग अलग अंग, किसी का हाथ तो किसी का सर। जांच आगे बढ़ी, जिसमें सामने आए 2 नाम, सुरेंद्र कोहली और उसका मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर। सुरेंद्र कोहली मोनिंदर सिंह के बंगले का नौकर था और ये वही बंगला था जिसके पीछे वाले नाले से कंकाल मिले थे। कोहली पर आरोप लगे कि वो बच्चों को बहला फुसला कर ले जाता, उनके साथ अपराध करता और फिर उनकी हत्या कर देता। कबूलनामे सामने आए, मौत की सजाएं सुनाई गई और देश ने मान लिया कि दोषी मिल चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। साल दर साल फैसले बदले, सजाएं पलटी और अंततः वही आरोपी, जिसे कभी हाउस ऑफ हॉरर का चेहरा बताया गया था, 11 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट से बरी हो गया। सुरेंद्र कोहली को ये कहते हुए बरी किया गया कि उसके खिलाफ अपराध साबित करने लायक कानूनी सबूत नहीं है। कन्फेशंस पर भरोसा करके सजा नहीं सुनाई जा सकती। सुरेंद्र कोहली को तो रिहाई मिल गई, लेकिन इस फैसले ने कई सवालों को जन्म दिया। सवाल ये कि इतने गंभीर केस में, जहां 16 से 19 परिवार अपने बच्चों को खो चुके थे, अदालत ने किन आधारों पर पुराने फैसले पलटे? जांच में क्या खामियां थी? जांच किस दिशा में बढ़ी? सुरेंद्र कोहली पर आरोप कैसे तय हुए? किन मामलों में उसे दोषी ठहराया गया? निठारी केस की पूरी टाइमलाइन, आरोप, फैसले और उसके पीछे की सच्चाई क्या है, इन सभी पहलुओं को समझने के लिए आपको आज से 20 साल पहले की टाइमलाइन को समझना होगा। मैं खुशबू और आप देख रहे हैं जस्ट। दिसंबर 2006 की बात है। नोएडा के निठारी गांव में अक्टूबर को एक 22 साल की महिला के लापता होने के 5 महीने बाद एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। इससे पहले 2005 से ही इलाके के बच्चों और लड़कियों के लापता होने की शिकायतें सामने आ रही थी। ज़्यादातर बच्चे गरीब परिवार से थे, इसलिए कई शिकायतों को पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया। कई माता पिता को तो थाने से ये कहकर लौटा दिया गया कि बच्चे कहीं चले गए होंगे या खुद भाग गए होंगे। पुलिस ने छानबीन शुरू की तो निठारी में सेक्टर 31 के एक घर के पीछे बने नाले से महिलाओं और बच्चों की अंदाजन 16 कंकाल, जिसमें खोपड़ियां और हड्डियां गन्ने के बोरों में मिली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुल 16 लोगों के शव और कंकाल बरामद हुए थे। हालांकि इसको लेकर भी अलग अलग आंकड़े हैं, जिनमें शामिल थे 9 बच्चियों के शव, 2 बच्चे जो लड़के थे और 5 युवा महिलाओं के शव। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 19 कंकाल बरामद हुए थे। देखते ही देखते ये खबर पूरे देश में फैल गई। जांच के दौरान पुलिस को शक हुआ कि इस मामले में सुरेंद्र कोहली, जो इलाके में काम करने वाला एक आदमी था, और उसका मालिक मोनिंदर राय पंढेर शामिल हो सकते हैं। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, पुलिस ने सुरेंद्र कोहली को इस मामले का मुख्य आरोपी बताया। सुरेंद्र कोहली एक गरीब दलित समुदाय से आने वाला घरेलू कामगार था, जो उसी घर में काम करता था जिसके पीछे नाले से कंकाल और हड्डियां मिली थी। उस घर के मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर को भी जांच के दायरे में लिया गया। पुलिस ने घर की तलाशी लेने का दावा किया, जिसमें कुछ रस्सियां, चाकू जैसे औजार और अन्य सामान मिलने की बात कही गई। पुलिस का कहना था कि इनका इस्तेमाल बच्चों को काबू में करने और अपराध को अंजाम देने में किया गया हो सकता है। इसके अलावा घर के अंदर और आसपास खून जैसे धब्बों और गंदगी के निशान मिलने का भी दावा किया गया। हालांकि सभी बातें जांच एजेंसियों के आरोप थे, जिनका आधार बाद में अदालत में सवालों के घेरे में आया। जांच एजेंसियों का दावा था कि इस मामले में कोहली और मोनिंदर ने 16 से 17 बच्चों और युवाओं की हत्या की है। आरोप ये लगाए गए कि बच्चों को बहला फुसला कर अगवा किया गया, उनके साथ शारीरिक शोषण हुआ और फिर उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद शवों के टुकड़ों को घर के पीछे बने नाले और सैनिटेशन टैंक में छिपाया गया। इस पूरे मामले को देखकर लग रहा था जैसे ये एक गंभीर सीरियल किलर का काम हो।
निठारी केस में सुरेंद्र कोली और उसके मालिक मोनिंदर सिंह पंडेर दोनों को गिरफ्तार किया गया। जनवरी 2007 में केस सीबीआई को सौंपा गया और कोली पर लगभग 16 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई, जिनमें सीरियल मर्डर, रेप, डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस और यहां तक कि कैनिबलिज्म जैसे आरोप भी शामिल थे। मार्च 2007 में जांच के दौरान पुलिस ने दावा किया कि कोली ने अपने रिकॉर्डेड स्टेटमेंट में एक महिला और 6 बच्चों की हत्या कबूल की। कैनिबलिज्म का भी दावा किया, लेकिन बाद में अदालत में उसने इसे वापस ले लिया। उसने कहा कि ये बयान मारपीट और दबाव में दिलवाया गया था। 2009 से 2017 के बीच सीबीआई की विशेष अदालत ने सुरेंद्र को कई मामलों में दोषी ठहराया और कई बार डेथ सेंटेंस सुनाई गई। फरवरी 2009 में गाजियाबाद कोर्ट ने पहले केस में कोली और पंडेर को डेथ पेनल्टी दी, जिसमें 14 साल की रिम्पा हल्दर की हत्या शामिल थी। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने एक और मामले में कोली की मौत की सजा को बरकरार रखा, लेकिन फिर आया 2015 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसकी मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। वजह थी उसकी मर्सी पिटीशन पर फैसला करने में हुई बहुत ज्यादा देरी। भारत में जब किसी को मौत की सजा सुनाई जाती है तो आखिरी उम्मीद के साथ वो राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटीशन यानी दया याचिका दायर करता है। इसमें वो सरकार से ये मांग करता है कि फांसी की सजा माफ करके उसे कम सजा दी जाए। सुरेंद्र कोली ने भी एक मर्सी पिटीशन दायर की, जिस पर सरकार ने बहुत सालों तक कोई फैसला नहीं सुनाया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यही बात गंभीर मानी। कोर्ट ने कहा कि किसी इंसान को सालों तक ये डर देकर जिंदा रखना कि कभी भी फांसी हो सकती है अपने आप में अमानवीय है। इसलिए कोर्ट ने कहा कि भले ही अपराध गंभीर हो, लेकिन इतनी देरी के बाद फांसी देना सही नहीं होगा। और इन्हीं आधारों पर 2015 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसकी मौत की सजा को बदलकर उम्र कैद कर दिया। इसके बावजूद सुरेंद्र कोली पर बाकी मामलों की सुनवाई चल रही थी। जुलाई 2017 में एक बार फिर सीबीआई कोर्ट ने कोली और पंडेर दोनों को मल्टीपल मर्डर केसेस में मौत की सजा सुना दी, लेकिन फिर आया एक बड़ा मोड़। 16 अक्टूबर 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों को सभी मामलों में बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आरोप साबित करने के लिए कन्फेशन के अलावा कोई ठोस और भरोसेमंद सबूत नहीं है और जांच बेहद लापरवाही भरे और औपचारिकता निभाने वाले तरीके से की गई थी। लेकिन इस फैसले के बाद सीबीआई और राज्य सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया और इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने का फैसला किया। जांच एजेंसियों का कहना था कि अदालत ने सबूतों का आकलन सही तरीके से नहीं किया और आरोपों की गंभीरता को नजरअंदाज किया गया। इसी आधार पर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की ताकि हाई कोर्ट के फैसले की दोबारा समीक्षा हो सके। वहीं दूसरी ओर सुरेंद्र कोली ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और अपनी तरफ से ये दलील दी कि जब एक जैसे सबूतों के आधार पर उसे पहले ही कई मामलों में बरी किया जा चुका है तो एक मामले में दोषी ठहराना न्याय नहीं है। इस तरह 2023 के फैसले के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां अगले 2 साल तक इसकी कानूनी सुनवाई चलती रही। सुप्रीम कोर्ट ने किन वजहों से पुराने फैसलों को पलटा? दरअसल 11 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए सुरेंद्र कोली को बरी किया कि दोषी ठहराने के लिए केवल अनुमान पर निर्भर नहीं हो सकते, खासकर तब जब बात मौत जैसी गंभीर सजा की हो। तब तो और भी जरूरी है कि सही प्रक्रिया का पालन किया जाए, चाहे अपराध कितना भी भयानक क्यों ना हो। उस समय अदालत ने सबूतों के आधार पर उसे दोषी ठहराया और सजा सुनाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब जाकर यानी करीब 20 साल बाद फैसला दिया, जिसमें कहा गया कि पहले जिन सबूतों के आधार पर सुरेंद्र कोली को दोषी ठहराया गया था वो किसी को भी सजा देने के लिए पर्याप्त कानूनी सबूत नहीं थे और इसीलिए उसे बरी किया गया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रमनाथ शामिल थे, उन्होंने ये फैसला दिया कि सुरेंद्र कोली को 2011 के फैसले में दोषी ठहराना न्याय का गलत परिणाम होगा। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए कहा कि अगर एक जैसे सबूतों पर अलग अलग फैसले दिए जाएं तो ये बराबरी के अधिकार और जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। ये फैसला क्यूरेटिव पिटीशन पर आया, यानी सुप्रीम कोर्ट में बचा हुआ आखिरी कानूनी रास्ता। क्यूरेटिव पिटीशन तभी मानी जाती है जब ये साबित हो कि न्याय में कोई बहुत बड़ी चूक हुई है। सुरेंद्र कोली ने यह याचिका इसीलिए डाली थी क्योंकि वो 12 मामलों में पहले ही बरी हो चुका था, लेकिन एक मामले में उसे अब भी दोषी माना जा रहा था। कोर्ट ने कहा कि यही विरोधाभास न्याय की जड़ पर चोट करता है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस जांच पर भी कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट के मुताबिक अपराध स्थल को ठीक से सुरक्षित नहीं किया गया, खुदाई शुरू होने से पहले जरूरी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, बयान सही समय पर रिकॉर्ड नहीं किए गए, रिमांड के कागजों में काफी कॉन्ट्रडिक्शन थे और कोली को लंबे समय तक बिना समय पर मेडिकल जांच कराए पुलिस हिरासत में रखा गया। कोर्ट ने माना कि इस तरह की जांच पर किसी को सजा देना न्याय नहीं अन्याय होगा।
ये फैसला 2006 में सामने आए निठारी कांड से जुड़े लगभग 2 दशकों लंबे कानूनी संघर्ष का अंत था। जांच को लेकर लापरवाही के सवाल सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं थे, बल्कि ये सवाल पहले से उठते रहे हैं। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय लोगों ने बताया कि पुलिस ने गरीब परिवारों के बच्चों के लापता होने की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया। यहाँ तक कि इस मामले में एक डॉक्टर का भी नाम ऑर्गन ट्रैफिकिंग के एक रैकेट में सामने आया था। 2007 में बनी एक समिति ने 2 साल तक बच्चों के गुमशुदा मामलों को गलत तरीके से संभालने की बात मानी थी, जिसके बाद कई सीनियर पुलिस अधिकारियों को निलंबित भी किया गया। कोहली के वकील युग मोहित चौधरी ने फैसले के बाद कहा कि सुरेंद्र पर आरोप बेहद गंभीर थे, लेकिन सबूत गढ़े हुए थे और किसी भी तरह सजा देने लायक नहीं थे। वकील ने आगे कहा, ये गरीब आदमी सिर्फ पावरफुल लोगों को बचाने के लिए फंसाया गया। हर एक एविडेंस फेक था, एक भी पीस ऐसा नहीं था जो कन्विक्शन जस्टिफाई करता। वहीं जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया, उन परिवारों में इस फैसले के बाद सिर्फ निराशा थी। उनके लिए ये फैसला कई सवाल छोड़ गया। कोर्ट के इस फैसले के बाद कई मीडिया संस्थान विक्टिम्स के परिवार से मिलने पहुंचे। सुनीता कनौजिया, जिनकी 10 साल की बेटी ज्योति 2005 में लापता हुई थी और बाद में डीएनए टेस्ट में विक्टिम्स में कंफर्म हुई, कहती हैं, अगर ये दोनों इनोसेंट हैं तो फिर वो 18 साल जेल में क्यों रहे? उनकी आंखों में आज सिर्फ आंसू हैं। सुनीता के पति झाबूलाल कन्नौजिया, जिन्होंने सीरियल किलिंग को उजागर करने में अहम भूमिका निभाई, उन्होंने अपने पास रखे सभी मामले के कागज जला दिए। वो बताते हैं कि वर्षों तक उन्होंने पंढेर के घर के बाहर प्रेस वाले की तरह काम किया और अपनी बेटी की तलाश में रोज पुलिस स्टेशन जाते रहे। जब कोई लापता होता है तो सवाल घाव की तरह बढ़ता रहता है। हमेशा यही सवाल मन में आता है कि वो कहाँ है, किस हालत में है। झाबूलाल कहते हैं। पप्पू लाल, जिनकी बेटी रचना इस केस में शिकार हुई थी, वो बताते हैं कि उनकी 8 साल की बेटी 10 अप्रैल 2006 को अपने दादा दादी के घर गई थी, जो बंगलो D5 से सिर्फ 2 घर दूर रहते थे। जब परिवार ने पड़ोस में उसे खोजा और पुलिस को इन्फॉर्म किया तो पुलिस ने कहा कि उनकी बेटी शायद किसी प्रेमी के साथ चली गई। पप्पू लाल कहते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी रचना की तलाश में दूसरे शहरों और राज्यों तक यात्रा की, लेकिन उनकी तलाश 8 महीने बाद उसी गली में खत्म हुई जो बंगलो D5 के पीछे था, जहां रचना के कपड़े और चप्पल मिले। रचना और बाकी बच्चों के माता पिता आज भी अपने खोए हुए बच्चों के सवालों के साथ जी रहे हैं। वो कहाँ हैं, किस हालात में हैं? कानूनी विकल्प सीमित है। कुछ लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट में रीइन्वेस्टिगेशन की याचिका एक आखिरी रास्ता हो सकती है, लेकिन समय की लंबी अवधि और सबूतों की कमी इसे मुश्किल बनाती है। इसके बावजूद ये केस हमारे समाज और न्याय प्रणाली के लिए चेतावनी है कि जांच में लापरवाही, गरीबों और कमजोरों के प्रति उदासीनता के परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं। इस केस में अंतिम फैसले के बाद भी सवाल वही है। सवाल वही था कि न्याय कहाँ है और इस न्याय की लड़ाई कितनी लंबी है। आप इस केस पर क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरे के पीछे थे संदीप, मैं खुशबू और आप देख रहे थे जस्ट।